आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से उतरने वाले हैं जो जो किसी आम एकेडमिक रिसर्च या किसी ठंडे कमरे में नहीं लिखा गया। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी दास्तान और साइकोलॉजिकल खोज पर आधारित है जो इंसानी इतिहास के सबसे भयानक, सबसे काले दौर के बीच सामने आई। हॉलोकॉस्ट, कंसंट्रेशन कैंप्स में। सही कहा। हम बात कर रहे हैं विक्टर फ्रैंकल की मशहूर और दुनिया को बदल देने वाली किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के मूल विषय के बारे में। एक ऐसी किताब जिसने सच में साइकोलॉजी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। एग्जैक्टली। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना को याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंसान का सबसे बड़ा मोटिव, उसकी सबसे गहरी ड्राइव आखिर क्या होती है। यानी जब मौत रोज आंखों के सामने नाच रही हो, जब भूख और बेइज्जती एक रूटीन बन चुकी हो। वही तो। ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग अपने जीने की चाहत कैसे बनाए रखते हैं। ये विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालेगा कि जीवन का मकसद यानी मीनिंग ढूंढना आखिर एक इंसान के जिंदा रहने के लिए कितना जरूरी है। तो इस विषय की शुरुआत में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक पैराडॉक्स है। कैसा पैराडॉक्स? देखिए, आमतौर पर इतिहास और बायोलॉजी यही सिखाते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम हर जगह लागू होता है। हाँ, जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा। बिल्कुल। उस हिसाब से तो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी जगह पर, जहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालात में रखा जाता था, वहां सिर्फ उन्हीं लोगों को जिंदा बचना चाहिए था जो फिजिकली सबसे ज्यादा ताकतवर थे, जिनका जिस्म मजबूत था। सही बात है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल, जो खुद एक कैदी थे वहां और पेशे से एक माने हुए साइकाइट्रिस्ट थे, उन्होंने कैंप में बिल्कुल इसके उलट चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति जहां जीने की उम्मीद रखना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष था, वहां जिस्म की ताकत सबसे पहले जवाब दे जाती थी। यही वो पॉइंट है जहां से हमारी समझ को एक नया रास्ता मिलता है, क्योंकि एक नेचुरल सवाल उठता है कि जब भूख, ठंड और बीमारी अपने चरम पर थीं, तो बायोलॉजी का बेसिक नियम फेल क्यों हो गया। वही ना। मतलब मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के हिसाब से तो जब तक इंसान की बेसिक फिजिकल जरूरतें पूरी ना हो जाएं, जैसे खाना, पानी और सुरक्षा, तब तक दिमाग किसी ऊंचे मकसद या मीनिंग के बारे में सोच ही नहीं सकता। सही कहा। फिर फ्रैंकल का ऑब्जर्वेशन तो साइकोलॉजी के इस बहुत बड़े नियम को ही चुनौती दे रहा है। अगर खाना नहीं है तो कोई अंदरूनी मीनिंग एक भूखे और बीमार जिस्म को मौत से कैसे बचा सकता है। ये एक बहुत ही गहरा और बहुत वैलिड सवाल है, और इसका जवाब इंसानी दिमाग और जिस्म के उस कनेक्शन में छुपा है जिसे फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग कहा जाता है। फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग। हाँ, फ्रैंकल ने अपनी आंखों से देखा कि जो लोग सिर्फ अपने जिस्म की ताकत के भरोसे थे, या जो लोग सोचे बैठे थे कि हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी टूट गए। उनकी उम्मीद टूट गई। बिल्कुल। जैसे ही उन्हें महसूस होता कि उनकी उम्मीद झूठी थी, उनका दिमाग हार मान लेता था, और दिमाग के हारने के 48 घंटे के अंदर उनका जिस्म भी मौत के आगे घुटने टेक देता था। बाप रे, सिर्फ 48 घंटे में? हाँ, इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा किताब में मिलता है। फ्रैंकल ने नोट किया कि 1944 के क्रिसमस और 1945 के न्यू ईयर के बीच कैंप में मौत का आंकड़ा अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया था। उस अचानक बढ़े हुए मौत के आंकड़े के पीछे क्या वजह थी? उस वक्त तो ना कोई नई बीमारी आई थी और ना ही हालात पहले से ज्यादा बुरे हुए थे। वजह बिल्कुल साइकोलॉजिकल थी। ज्यादातर कैदी अपने दिमाग में ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि क्रिसमस तक उन्हें आजाद कर दिया जाएगा और वो अपने परिवार के पास लौट जाएंगे। एक तारीख तय कर ली थी दिमाग में। एग्जैक्टली। लेकिन जब क्रिसमस का दिन गुजर गया और आजादी की कोई खबर नहीं आई, तो उनका सारा विश्वास और जीने की उम्मीद एक झटके में टूट गई। उनकी मीनिंग उस एक तारीख से जुड़ी थी। और उम्मीद टूटते ही उनकी इम्यूनिटी अचानक गिर गई होगी। सही पकड़ा। जो बीमारियां उनका जिस्म महीनों से झेल रहा था, उन्हीं बीमारियों ने उनकी जान ले ली। दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके पास जीने का एक लंबा और गहरा मकसद था। कोई ऐसी वजह जो किसी स्पेसिफिक तारीख पर निर्भर नहीं थी? हाँ, उन लोगों ने सब कुछ झेल लिया। उनका जिस्म भले ही हड्डियों का ढांचा बन गया था, पर उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। सच में उस ऑब्जर्वेशन ने साइकोलॉजी की दुनिया में एक भूकंप ला दिया होगा। इस पूरी घटना से फिलोसोफर नीचे का एक मशहूर कोट याद आता है, जिसे फ्रैंकल ने अपनी थ्योरी का आधार भी बनाया। हाँ, जिसके पास जीने की वजह हो, वो हर तकलीफ झेल सकता है। वही कोट इस एक लाइन में पूरी इंसानी ताकत का राज छुपा है। जिंदा रहने के लिए खाना और पानी जरूरी जरूर है, पर लंबे वक्त तक जीने का हौसला खाने से नहीं आता,
वो उस वजह से आता है। बिल्कुल। यहाँ इस बात पर खास जोर देना जरूरी है, इसे ध्यान से सुनना चाहिए कि इंसान रोटी से नहीं, मीनिंग से जिंदा रहता है। इंसान रोटी से नहीं, मीनिंग से जिंदा रहता है। ये बहुत गहरी बात है और इसी ठोस सच्चाई ने विक्टर फ्रैंकल की एक नई और क्रांतिकारी अप्रोच को जन्म दिया, जिसे लोगोथेरेपी का नाम दिया गया। लोगोथेरेपी, इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। देखिए, लोगोथेरेपी ग्रीक शब्द लोगोस से बना है, जिसका मतलब होता है मीनिंग। तो आसान शब्दों में लोगोथेरेपी का अर्थ है मीनिंग के जरिए हीलिंग। मीनिंग के जरिए हीलिंग, ओके। ये अप्रोच किसी व्यक्ति के बीते हुए कल की गलतियों या उसके बचपन के दुखों को कुरेदने पर फोकस नहीं करती। इसका पूरा फोकस आने वाले कल पर होता है और उस मकसद पर होता है जिसे उस व्यक्ति को पूरा करना है। तो पास्ट की जगह फ्यूचर पे फोकस है। हाँ, फ्रैंकल का ये मानना था कि इंसान को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसकी जिंदगी का मकसद उससे छीन लिया जाता है या जब उसे लगता है कि उसके वजूद का कोई मायना नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की असली ताकत तब समझ आती है जब इसकी तुलना 20th सेंचुरी के दूसरा बड़े साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी से की जाती है। सही बात है, जैसे फ्रॉइड और एडलर। एग्जैक्टली। उस वक्त की दुनिया में सिगमंड फ्रॉइड और एल्फ्रेड एडलर का बहुत बड़ा नाम था। फ्रॉइड का तो पूरा मॉडल ही इस बात पर आधारित था कि इंसान जिंदगी में सिर्फ प्लेजर यानी खुशी और मजा पाने के लिए और दर्द से बचने के लिए जीता है। प्लेजर प्रिंसिपल। हाँ, उनके मुताबिक प्लेजर ही सबसे बड़ी ड्राइव थी। वहीं दूसरी तरफ एल्फ्रेड एडलर का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी ड्राइव पावर यानी ताकत हासिल करना है। इंसान हमेशा दूसरों पर डोमिनेंस चाहता है और उस स्टेटस के लिए जीता है। यही वो मोड़ है जहां फ्रैंकल की फाइंडिंग इन दोनों महान विचारों को पूरी तरह पलट देती है। जरा कैंप के उस अंधेरे माहौल के बारे में विचार किया जाए। वहां तो न प्लेजर था न पावर। वही तो, वहां ना तो कोई प्लेजर था, खाना सड़ चुका था, बर्फ की तरह ठंडे पानी में काम करना पड़ता था और हर वक्त मौत का डर। तो फ्रॉइड की थ्योरी के हिसाब से वहां किसी को जिंदा रहने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि प्लेजर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। और पावर, कैदियों के पास एक कीड़े के बराबर भी ताकत या आज़ादी नहीं थी। तो एडलर की थ्योरी भी वहां गलत साबित हो रही थी। इन दोनों चीजों के ना होने के बावजूद लोग जिंदा थे और दूसरों की मदद कर रहे थे। हाँ, मैंने इसमें पढ़ा था कि कुछ लोग अपना बचा हुआ खाना उन लोगों को दे देते थे जो उनसे भी ज्यादा कमजोर थे। सोचकर देखिए, बिना प्लेजर और बिना पावर के अगर कोई ऐसी कुर्बानी दे रहा है तो उसे चलाने वाली फोर्स क्या है? वो फोर्स थी उनकी जिंदगी का मीनिंग। इस कॉन्ट्रडिक्शन का आज की मॉडर्न सोसाइटी पर एक बहुत ही हैरान करने वाला असर देखने को मिलता है। बिल्कुल दिखता है। आज के दौर में ज्यादातर लोगों के पास वो सब कुछ है जिसके लिए फ्रॉइड और एडलर ने कहा था कि इंसान जीता है। लोगों के पास बेपनाह प्लेजर है, एंटरटेनमेंट है, आरामदायक घर, अच्छा खाना, वेकेशंस, सब कुछ है। और लोगों के पास पावर भी है, करियर्स हैं, स्टेटस है, बैंक बैलेंस है। इन सब के बावजूद आज सोसाइटी में सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलापन देखा जा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ होने के बाद भी एक खोखलापन, एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम महसूस होता है? उस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का सीधा सा कारण यही है कि लोगों के पास जीने के साधन तो बहुत हैं, यानी मीन्स टू लिव तो हैं, पर जीने का मकसद, मीनिंग टू लिव फॉर, नहीं है। मीन्स हैं पर मीनिंग नहीं है। बिल्कुल सही कहा। फ्रैंकल ने इस स्थिति को बहुत पहले भांप लिया था। उन्होंने इसके लिए एक टर्म भी यूज की थी, संडे न्यूरोसिस। संडे न्यूरोसिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। हाँ, आमतौर पर होता यह है कि पूरे हफ्ते लोग अपने काम, टारगेट्स और भागदौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। पर जैसे ही संडे आता है और भागदौड़ रुकती है तो अचानक उन्हें अपनी जिंदगी का खोखलापन नजर आने लगता है, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्ट होने के लिए काम नहीं बचा। एग्जैक्टली। उन्हें समझ नहीं आता कि इस छुट्टी वाले दिन वो अपने आप के साथ क्या करें, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई गहरा मकसद नहीं है। जब तक कोई ऐसी दिशा ना हो जो व्यक्ति को अंदर से प्रभावित करे, तब तक बाहरी सुविधाएं उस खालीपन को नहीं भर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि मकसद ढूंढना सिर्फ एक फिलोसॉफिकल विचार नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इमरजेंसी है। बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मकसद की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब जिंदगी में अचानक कोई बहुत बड़ा दुख आ जाए, जैसे किसी अपने की मौत हो जाए या कोई लाइलाज बीमारी लग जाए, या कोई ऐसी ट्रेजेडी जिसे बदला ही नहीं जा सकता, तब इस मीनिंग का क्या होता है? क्या हर तकलीफ में मीनिंग ढूंढना एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, जहां इंसान अपने आप से झूठ बोल रहा होता है? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे समझे बिना लोगोथेरेपी पूरी नहीं हो सकती।
देखिए, फ्रैंकल कभी भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी को प्रमोट नहीं करते थे। उनका ये बिल्कुल नहीं मानना था कि दुख होना एक अच्छी बात है। दुख तो दुख ही होता है। बिल्कुल। अगर किसी दुख या तकलीफ को दूर किया जा सकता है, जैसे कोई बीमारी जिसका इलाज है, तो सबसे मीनिंगफुल काम वही है कि उस दुख को खत्म किया जाए। वहां दुख झेलना बेवकूफी है। सही बात है। पर मुद्दा वहां आता है जहां तकलीफ अनअवॉइडेबल हो, यानी जिसे किसी भी हाल में टाला ना जा सके। जब हालात बिल्कुल इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो इंसान के पास उस दुख को झेलने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और वहीं पर सबसे बड़ी और मूल आजादी, जिसे फ्रैंकल लास्ट ह्यूमन फ्रीडम कहते हैं, वो सामने आती है। वो आज़ादी आखिर है क्या? क्योंकि कैंप में तो कैदियों के पास ये तय करने का भी हक नहीं था कि वो कब सोएंगे या क्या खाएंगे। ऐसे में उनके पास कौन सी आज़ादी बची थी? उनके पास अपने एटीट्यूड को चुनने की आजादी बची थी। फ्रैंकल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बाहर से आने वाले हालात और उस पर हमारे रिएक्शन के बीच में एक छोटी सी जगह होती है, एक स्पेस होता है। हालात और रिएक्शन के बीच की जगह। हाँ, उस जगह में ही हमारी आजादी और हमारी ताकत छिपी होती है कि हम उस हालात का सामना किस नजरिए से करेंगे। एक इंसान को दुख इसलिए ज्यादा तोड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि इस दुख का कोई मायना नहीं है। लेकिन अगर कोई इस दुख में भी एक मीनिंग ढूंढ ले, तो दुख अपना कसीलापन छोड़ देता है। इस बात को क्लियर करने के लिए आपके पास कोई रियल लाइफ उदाहरण है? बिल्कुल। इसे उस उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है जो फ्रैंकल ने खुद अपनी किताब में दिया है। एक दिन एक बहुत ही उदास और टूटा हुआ बूढ़ा डॉक्टर फ्रैंकल के पास आया। उस डॉक्टर की पत्नी का हाल ही में निधन हुआ था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। अच्छा। वो इस दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसका जीना मुश्किल हो गया था। ऐसे बेहद निजी और गहरे दुख में कोई दूसरा इंसान क्या ही मदद कर सकता है? वहां तो कोई भी लफ्ज खोखला ही लगता होगा, एकदम मीनिंगलेस। वही तो। पर फ्रैंकल ने वहां उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। उन्होंने बस उस डॉक्टर से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर, जरा सोच कर देखिए कि अगर आप पहले मर जाते और आपकी पत्नी जिंदा रह जाती तो क्या होता। बड़ा अजीब सवाल है इस वक्त पूछने के लिए। हाँ, पर इसका असर देखिए। डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये तो बहुत भयानक होता। मेरी पत्नी को वो सब दुख झेलना पड़ता जो मैं आज झेल रहा हूं। वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। तब फ्रैंकल ने आराम से कहा, तो देखिए, आपकी पत्नी उस भयानक दुख से बच गई, और उस दुख से उसे बचाने की कीमत यही है कि आपको उसके जाने का दुख बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वाओ! ये सुनते ही उस डॉक्टर ने बिना कुछ कहे फ्रैंकल का हाथ मिलाया और वहां से चला गया। उसका दुख खत्म नहीं हुआ था, पर अब उस दुख को एक मायना मिल गया था, एक सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी का मायना। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है। जब दुख को एक सैक्रिफाइस का रूप मिल जाता है तो वो मीनिंगलेस नहीं रहता, वो एक जिम्मेदारी बन जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से उस बात की सच्चाई गहराई तक उतर जाती है जिसका जिक्र इस चर्चा में होना ही चाहिए। इसे ठहर कर समझने की जरूरत है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है मगर उसका एटीट्यूड नहीं। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है मगर उसका एटीट्यूड नहीं। ये वो अल्टीमेट चॉइस है जो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत किसी आम इंसान से नहीं छीन सकती। लेकिन देखिए, इस मुद्दे पर थोड़ा और प्रैक्टिकल होकर बात करनी चाहिए अब। हाँ, बताएं। ये मीनिंग आखिर ढूंढा कैसे जाए? एक आम जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जो सुबह उठता है, ट्रैफिक में फंसता है, दफ्तर जाता है और थक कर वापस आ जाता है, वो अपने इस बोरिंग से रूटीन में मीनिंग का निर्माण कैसे करे? फ्रैंकल ने इस उलझन को बहुत ही क्लियर तरीके से सुलझाया है। उन्होंने बताया है कि जिंदगी का मीनिंग ढूंढने के 3 मूल रास्ते या 3 तरीके हैं। 3 तरीके? पहला क्या है? पहला तरीका है कोई काम करना, कोई निर्माण करना या कोई डीड परफॉर्म करना। यहाँ काम से मतलब सिर्फ 9 से 5 की आम नौकरी से नहीं है, जहाँ सिर्फ बिल्स भरने के लिए पैसा कमाया जा रहा हो। तो कैसा काम? इसका मतलब है एक ऐसी जिम्मेदारी उठाना जिसमें वो व्यक्ति दुनिया में कुछ ऐसा जोड़े जो उसके ना होने पर ना होता। कैंप में ही एक कैदी था जो पूरी तरह से टूट चुका था और उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ। फ्रैंकल ने जब उससे बात की तो पता चला कि वो एक साइंटिस्ट था जिसका एक बहुत ही अहम रिसर्च वर्क अभी आधा अधूरा था। उसे समझाया गया कि दुनिया में कोई और व्यक्ति उस रिसर्च को पूरा नहीं कर सकता, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसको अपनी अहमियत का एहसास दिलाया। एग्जैक्टली। ये एहसास होते ही कि उसका काम उसके बिना अधूरा रह जाएगा, उस साइंटिस्ट में अचानक जीने की ताकत आ गई। जब इंसान को ये पता चलता है कि उसके काम की दुनिया को जरूरत है, तो वो कभी अपने वजूद को खत्म नहीं कर सकता।
तो पहला रास्ता हो गया अपना काम, अपना निर्माण, जिसके जरिए दुनिया को कुछ दिया जा सके। दूसरा रास्ता क्या है जिससे लोग अपने आम जीवन में मीनिंग ढूंढ सकते हैं? दूसरा रास्ता है मोहब्बत यानी लव, और किसी चीज या किसी इंसान का पूरी गहराई से अनुभव करना। फ्रैंकल बताते हैं कि सच्ची मोहब्बत का मतलब सिर्फ रोमांटिक इमोशंस नहीं है। तो फिर सच्ची मोहब्बत क्या है उनके हिसाब से? ये एक ऐसी स्टेट है जहां एक इंसान किसी दूसरे इंसान की रूह को, उसके इनर मोस्ट कोर को समझता है और उसे उसकी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करता है। इसे फ्रैंकल ने खुद कैंप में अनुभव किया था। अच्छा। एक सुबह जब वो सब कैदी बर्फ भरी कड़ी ठंड में गड्ढे खोदने जा रहे थे, गार्ड्स उन्हें कोड़ों से मार रहे थे, तब फ्रैंकल का दिमाग इन सब तकीफों से ऊपर उठ गया। उन्होंने अपनी पत्नी की छवि अपने दिमाग में देखी, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं। बिल्कुल, उन्हें नहीं पता था कि उस वक्त उनकी पत्नी जिंदा भी हैं या नहीं, पर उस मोहब्बत की ताकत, उस एक एहसास ने उनके अंदर इतनी गर्मी और इतनी ऊर्जा भर दी कि बर्फ और गार्ड्स की मार का दर्द उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा था। एक ऊंचे दर्जे की मीनिंग में ले जा सकती है। ये पूरा विचार कितना पावरफुल है कि बाहर चाहे दुनिया में कुछ भी तबाह हो रहा हो, अंदर की दुनिया अगर किसी सच्ची चीज से जुड़ी है तो वो इंसान को बचा लेती है। तो पहला तरीका काम हो गया, दूसरा तरीका मोहब्बत, और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका वही है जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, और वो शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है, दुख को इज्जत से झेलना। अनअवॉइडेबल सफरिंग में मीनिंग ढूंढना। हाँ, जब अनअवॉइडेबल सफरिंग यानी ना टलने वाले दुख का सामना होता है, तब उस हालात में अपना नजरिया और अपनी गरिमा बनाए रखना यानी डिग्निटी बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सही कहा। जब हालात किसी इंसान को जानवर बनाने पर तुले हों और वो उस वक्त भी एक अच्छे और नेक इंसान की तरह बर्ताव करे, तो उस दुख में सबसे गहरी मीनिंग पैदा होती है। फ्रैंकल कहते थे कि कई बार कैंप में ऐसे हालात आते थे जहां कैदियों के पास चोरी करने या दूसरों का हक मारने का पूरा मौका और मजबूरी होती थी। पर सबने ऐसा नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। कुछ लोग थे जिन्होंने वहां भी अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। उनकी इस चॉइस ने ये साबित किया कि कोई कैंप उनकी आत्मा को कैद नहीं कर सकता। इन तीनों रास्तों को समझने के बाद ना, एक और बहुत ही बुनियादी गलतफहमी दूर होती है। अक्सर लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई और आएगा, कोई चमत्कार होगा या कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। वही तो, उन्हें लगता है मीनिंग कहीं बाहर छुपा हुआ है और उसे बस ढूंढना है। पर इस पूरे विश्लेषण से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक बहुत गहरी सच्चाई निकल कर आती है कि मीनिंग हम क्रिएट करते हैं। मीनिंग हम क्रिएट करते हैं। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई और आकर हमें हमारा मकसद बताएगा। इसका निर्माण हर एक व्यक्ति को खुद करना होता है, अपनी परेशानियों, अपने काम और अपनी मोहब्बत के बीच में। एकदम सही। जिंदगी आपसे नहीं पूछती कि आप उससे क्या चाहते हैं, बल्कि जिंदगी हर रोज, हर पल आपसे सवाल पूछ रही होती है कि आप उस पल को क्या दे सकते हैं। हाँ, और उस सवाल का जवाब किसी फिलॉसफी में नहीं, बल्कि सही एक्शन और जिम्मेदारी लेने में होता है। अगर कोई ये सोचे कि जिंदगी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, तो उन्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी का मकसद एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहां एक बार पहुंच गए तो काम खत्म। बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हर नया दिन, हर नई चुनौती एक नया मीनिंग क्रिएट करने का मौका देती है। जब लोग आजकल छोटी छोटी बातों पर, जैसे फ़ोन स्लो होना, ट्रैफिक मिल जाना या किसी का मैसेज का रिप्लाई ना आना, इन सब पर परेशान हो जाते हैं ना, हाँ, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग आजकल। तो उन्हें एक बार ठहरकर उन कैदियों को याद करना चाहिए जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी जिंदगी में एक गहरा मकसद तैयार कर लिया। अगर वो कर सकते थे, तो आम और आज़ाद जिंदगी जीने वाला कोई भी इंसान अपना मीनिंग क्यों नहीं तैयार कर सकता? इस गहरे सवाल ने सच में चर्चा के अंत में सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया है। एक आम जिंदगी और एक मीनिंगफुल जिंदगी के बीच का फर्क बस इतना ही है कि हम किस नजरिए को चुनते हैं। वही सबसे बड़ी ताकत है हमारी। जो लोग इस वक्त इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, उन सभी को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को समेट लेना चाहिए। आज सबको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, वो ऐसी कौन सी वजह है या वो ऐसा कौन सा अधूरा काम है जिसके लिए हर सुबह बिस्तर से उठना जरूरी है। वो क्या है जो सच में मायने रखता है, और वो कौन लोग हैं जिनके लिए चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मजबूत रहना जरूरी है। जब इन सवालों पर सच में विचार किया जाएगा और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी, तभी उस असली और अभेद ताकत का एहसास होगा जो हर तूफान में इंसान को जिंदा रखती है।
जिंदगी में मीनिंग का ना होना ही सबसे बड़ी हार है और उसे बना लेना ही सबसे बड़ी जीत। चलिए, इसी मजबूत और प्रेरक विचार के साथ मिलते हैं अगले डीप डाइव में।